आपको क्या लगता है कि क्या लैक्स हो सकते हैं किसी स्टार्टअप के बंद होने में? 3 फंक्शंस हैं किसी भी बिजनेस के। एक है वो एक्चुअल बिजनेस, एक है मार्केटिंग, एक है फाइनेंस। लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉफी शॉप खोला और सक्सेसफुल हो गया। किसी भी काम को करने के लिए उसकी नॉलेज, उसकी स्किल और उसका पैशन, तीनों चीजें चाहिए होती है। यूनिवर्सिटी में जैसे ही कोई एंटर होता है, मेरा फर्स्ट एडवाइस क्या होती है कि नौकरी शुरू करी या नहीं, तो कहते हैं नहीं यार अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई पढ़ने के साथ साथ कुछ करो। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बंदा पैशन को लेके कहता है कि बस मेरा पैशन है, बस मेरा शौक है, बस मुझे ये काम करने का बड़ा शौक है कि मेरा बर्गर शॉप हो या मेरा पिज्ज़ा शॉप हो या मेरा रेस्टोरेंट हो या कॉफ़ी शॉप हो। यूनिवर्सिटी से निकला है फ्रेश बच्चा, आज तक कहीं काम नहीं किया और अब्बा के पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या चांस है उसका? बहुत सारे ड्रीम्स लाइफ के पूरे होते गए एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम पूरा नहीं हो रहा था। वो 47 की एज में पूरा हुआ। एक एक करके जॉब छोड़ी और उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी। हांगकॉन्ग गया तो फिर मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग करने का चांस मिला। 16 साल तक वो काम किया, कॉर्पोरेट जॉब, सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनिंग पे बहुत फोकस था, बिजनेस डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था। लीडर की क्वालिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना है और उनको मोटिवेटेड रखना है। मीम भी आपकी एक चलती हुई, आपका एक मखसूस एक्सप्रेशन है, स्माइल वाला जो आपका गेस्ट। चलो हाँ, वो बहुत मीम्स चलती हैं। टीम का एक बिजनेस की सपोर्ट में कितना रोल है? टीम का तो रोल है ही ना, काम तो सारा टीम नहीं करना है और ये लीडर की जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है कि टीम कैसे बनानी है। टीम बनाने का मतलब ये है कि हायरिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जानने वालों को उठा के बिजनेस में ले आए तो क्या फ़ायदा? कर पाएगा नहीं कर पाएगा, पहले ही 50 चीज़ें उस बच्चे को या बंदे को बोलना ऐसी शुरू कर देते हैं कि वो उसका एक इफेक्ट तो होता है ना, नेगेटिव बहुत इफेक्ट होता है उसका। और वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा लोग बिजनेस शुरू करते ही नहीं है, उसका रीज़न क्या है? फियर ऑफ फेलियर। एक आइडिया आया, उस आइडिया को बड़ा डिस्करेज किया लोगों ने कि आइडिया नहीं चलेगा यहाँ पे, लेकिन मेरा ये मानना था कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने कोशिश ही नहीं की। तो बोलते हैं कि यार ये सब कुछ तो ठीक है लेकिन लकी होना भी तो होता है, अल्लाह मियाँ की रज़ा भी तो होती है। तो मैंने कहा वो तो सब करना है ना, लकी होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बाहर निकलोगे तो लकी होगे ना। कहने का मकसद ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर एक्साइटिंग पॉडकास्ट। और आज के पॉडकास्ट में हम जो बात करने जा रहे हैं वो है बिजनेस स्टार्टअप्स के ऊपर, कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बिजनेस जो शुरू होते हैं वो चंद महीनों में या तो बंद हो जाते हैं या सर्वाइवल पोजीशन पर आ जाते हैं। क्या गलतियां हो सकती हैं जिस वजूहात के बिना पर ये मसाइल उन बिजनेसेस को फेस करने पड़ सकते हैं, इस मौजू पे आज हम बात करने जा रहे हैं। और बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं दी वन एंड ओनली मुश पंजवानी साहब। ओनर हैं कॉफ़ी वगैरह के, बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है और यही अब आगे की बातें हमें बताएंगे। सर कैसे हैं आप? बहुत ही ज़बरदस्त, थैंक यू फॉर दी अपॉर्चुनिटी। सर आप माशाल्लाह यानी बूमर्स में जेंजी हैं। हाँ, आपके बारे में कहा जाता है कि ये बूमर्स में जेंजी हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है आपके बारे में? 60 ईयर्स की मेरी एज है। सही लगता शायद यंग हूँ जी, ऐसा ही है। 60 का लगता नहीं हूँ। हरकतें मेरी बहुत बच्चों वाली हैं, मस्तियाँ बहुत करता हूँ, तो लगता है लोगों को यार ये भी जेंजी टाइप है। नहीं है कुछ है इसके अंदर, जेंजी वाली रूह आई हुई है। आपका एक वो है एक यानी आपके मीम भी आपकी एक चलती हुई, आपका एक मखसूस एक्सप्रेशन है। हाँ, स्माइल वाला जो आपका गेस्चर है वो, हाँ वो बहुत मीम्स चलती हैं ये तो वाली। मैं जो है वो कनेक्ट कर लेता हूँ यंग लोगों से आसानी से, क्योंकि मेरे अपने बच्चे और ग्रैंड किड्स हैं। तो जिस तरह उनसे दोस्ती होती है इस तरह मेरी हर बच्चे से दोस्ती हो जाती है आसानी बस से। सर आज यंग लोगों को जो मसाइल हैं उसी पे आपसे जो है ना हम बात करेंगे। तो सर सबसे पहले तो ये बताएं कि कॉफ़ी वगैरह का ख्याल कैसे आया आपको? कॉफ़ी वगैरह का ख्याल ऐसे आया कि दुनिया भर में कॉफ़ी शॉप्स पे बहुत बैठा करता था मैं। सही। और जब कराची में मेरे ट्रिप्स लगना शुरू हुए 2016-17 में, और मैंने रियलाइज़ किया कि वो कॉफ़ी शॉप वाला सीन कराची में है ही नहीं। सही। कॉफ़ी शॉप जो है वो अलग चीज़ होती है, रेस्टोरेंट अलग चीज़ होती है। तो रेस्टोरेंट्स तो बहुत थे और कॉफ़ी बेचने वाले भी रेस्टोरेंट्स थे। लेकिन वो जो सीन होता है कॉफ़ी शॉप वाला, जो डेडिकेटेड स्पेस प्रोवाइड करने वाला, जहाँ पे लोग बैठ के काम कर सकें, पढ़ सकें, कनेक्ट कर सकें, चिल कर सकें, लंबा बैठ सकें, वो सीन जो है वो या तो चाय ढाबे पे होता था सही। या रेस्टोरेंट में जाके बहुत लंबा चौड़ा खर्चा करने पे होता था। लेकिन फिर भी रेस्टोरेंट पे आप जाके लंच करेंगे तो ज़्यादा 2 घंटा बैठ सकेंगे, पूरा दिन नहीं बैठ सकते। तो वो सीन यहाँ पे लैकिंग था, तो वो इंस्पिरेशन आई कि वो काम करना चाहिए। सबका ख्याल था कि पाकिस्तान में तो कॉफ़ी शॉप चलता ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में लोग चाय पीते हैं, चाय के ढाबे होते हैं। मेरा ये मानना था कि चाय के ढाबा और रेस्टोरेंट के बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को हमें फिल करना चाहिए।
चाय के ढाबे पे जो है वो फीमेल्स कंफर्टेबली नहीं बैठ सकती हैं, आप भी जाके बैठें तो लैपटॉप लेके नहीं बैठ सकते, प्लग इन नहीं कर सकते, वाईफाई नहीं होता, क्लीन टॉयलेट नहीं होता। तो ढाबे के अपने इश्यूज हैं, बैठ के चिल कर सकते हैं दोस्त लोग, लेकिन बाकी बहुत सारी चीज़ें नहीं पॉसिबल हैं। तो कब स्टार्ट किया सर आपने ये काम? 2018 8 साल हो जाएंगे अप्रैल में। सही। और कहाँ तक पहुँचा? तो वहाँ से एक आइडिया आया, उस आइडिया को बड़ा डिस्करेज किया लोगों ने कि आइडिया नहीं चलेगा यहाँ पे, लेकिन मेरा ये मानना था कि कोशिश ज़रूर करनी चाहिए ताकि रिग्रेट ना रह जाए कि मैंने कोशिश ही नहीं की। और मेरा ये भी मानना था कि अगर ये काम चल गया तो एक बहुत बड़ी नई इंडस्ट्री डेवलप हो जाएगी, और शुक्र है अल्लाह का कि वैसा ही हुआ है। आज 75-80 हो गई हैं, बल्कि 80 के करीब कॉफ़ी ब्रांड्स हैं कराची में, लोकल, और उस वक्त ज़ीरो थी 8 साल पहले। तो लोगों को समझ में आया कि ये भी एक बिजनेस है करने का। 80 ब्रांड्स हैं, उसमें कॉफ़ी वगैरह का कितना कंट्रीब्यूशन है? हमें लगता है कि हमारी वजह से बहुत सारे लोग इंस्पायर हुए हैं हमारे बिजनेस मॉडल को देखकर, हमारी सक्सेस को देखकर। ऑलमोस्ट शुरू के 4-5 साल तक तो लोग वॉच ही करते रहे और इंस्पायर होते रहे और क्यूरियस हो रहे थे कि ये वाकई में चलेगा, कब तक चलेगा। लेकिन उसके बाद पिछले 2-3 सालों में जो एकदम से ग्रोथ आई कॉफ़ी इंडस्ट्री के अंदर, हमें लगता है बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारा उसमें, और लोग कहते हैं कि कॉफ़ी वगैरह को देख के इंस्पायर हुए हैं वो लोग। तो क्या कहेंगे कि हाउ मैनी नंबर ऑफ आउटलेट्स यू हैव राइट नाउ इन कराची ओनली? हमारी तो 10-12 के करीब हैं। ओवरऑल पाकिस्तान में अब हमारी लाहौर इस्लामाबाद की टेम्परेरी बंद है। हैदराबाद में 3 लोकेशंस हैं हमारी, कराची में 10 हैं, 12 होने वाली हैं, तो 15 ओवरऑल हमारी लोकेशंस हो जाएंगी। सही। तो कॉफ़ी वगैरह से पहले मुश्क पंजवानी साहब की क्या मसरूफियात थी? बचपन मेरा बड़ा गुर्बत में गुजरा, स्ट्रगल में गुजरा। कराची में बड़ा हुआ मैं, लियारी के चैरिटी स्कूल में पढ़ाई की, इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरमीडिएट किया, 15 साल की उम्र से जॉब्स करता रहा, ट्यूशन्स पढ़ाता रहा, साइकिल पे घूमता था शहर में। सही। इस तरह से बचपन स्ट्रगल में गुजरा। एनईडी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, इंजीनियर बनने का शौक़ था। अच्छा, माशाल्लाह। और उस ज़माने में भी ट्यूशन पढ़ाता था। उस ज़माने में एक जॉब की मैंने, एनईडी में आपने एडमिशन लिया तो पढ़ने में अच्छे थे इसका मतलब? हाँ, पढ़ने में अच्छा था, बिल्कुल। एनईडी में एडमिशन हो गया और उसी दौरान जॉब्स के साथ साथ एक सेल्स की जॉब करी मैंने, इंसाइक्लोपीडिया सेल्स की, कमीशन वाली। और वहाँ से वो सेल्स की जॉब इतनी अच्छी लगी कि, और पैसा इतना अच्छा लगा और वो कमीशन कमाने वाला आइडिया इतना अच्छा लगा कि मुझे लगा ये फास्ट ट्रैक है जो मेरी लाइफ में बड़े बड़े ड्रीम्स हैं उसका। तो मैंने एक एक करके जॉब छोड़ी और उसके बाद यूनिवर्सिटी छोड़ दी, ड्रॉप आउट हो गया यूनिवर्सिटी से। सेल्स एंड मार्केटिंग को अपना करियर बनाया। सेमेस्टर ईयर में याद होगा? बिल्कुल मिड सेकंड ईयर के एंड में, बिल्कुल एकदम मिडिल में था मैं, 4 साल के प्रोग्राम में। और 10 साल उस कंपनी के साथ काम किया, उस कंपनी के साथ सेल्स मार्केटिंग करी, पाकिस्तान भर में उसके ऑफिसेस खोले, सेल्स टीम्स बिल्ड करी। फिर उसी की एक प्रोडक्ट हांगकॉन्ग से आती थी, तो हांगकॉन्ग में अपॉर्चुनिटी मिली। हांगकॉन्ग गया तो फिर मुझे इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग करने का चांस मिला। 16 साल तक वो काम किया, कॉर्पोरेट जॉब, सेल्स मार्केटिंग ट्रेनिंग। उसमें ट्रेनिंग पे बहुत फोकस था, बिजनेस डेवलपमेंट पे बहुत फोकस था। और उसी की ट्रैवलिंग के दौरान कॉफ़ी शॉप की इंस्पिरेशन हमेशा से थी कि ये बिज़नेस करना है। एंटरप्रेन्योर बनने का एक ड्रीम, बहुत सारे ड्रीम्स लाइफ के पूरे होते गए एंटरप्रेन्योर बनने का ड्रीम पूरा नहीं हो रहा था। वो 47 की एज में पूरा हुआ। अपनी एक छोटी ट्रेनिंग कंपनी बनाई पहले हांगकॉन्ग में, फिर उस ट्रेनिंग कंपनी के हवाले से पाकिस्तान के ट्रिप्स लगना शुरू हुए। और उस दौरान इंस्पिरेशन आई, हांगकॉन्ग की कंफर्टेबल लाइफ को छोड़कर मैं पाकिस्तान मूव हुआ वापस। यानी 47 ईयर्स की एज में आप एंटरप्रेन्योर बने जी। तो कहने का मकसद ये है कि एज इज जस्ट अ नंबर। और वो जो जर्नी स्टार्ट हुआ कॉफ़ी वगैरह का, वहाँ से हमारा फ्रेंचाइज़ मॉडल बड़ा क्लियर था हमारे माइंड में कि हम फ्रेंचाइज़ मॉडल पे जाएंगे, ग्रोथ करेंगे, मुख्तलिफ़ शहरों में जाएंगे, ये मॉडल बनाएंगे। डाइन इन मॉडल के बाद हमने फूड कोर्ट वाला मॉडल लॉन्च किया, फिर हमने पेट्रोल पंप वाला मॉडल लॉन्च किया। कोविड में हमने कॉफ़ी ऑन व्हील्स, रिक्शा पे भी कॉफ़ी शॉप बनाया था। बिल्कुल। और मोस्ट रीसेंट जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है मेरी, और जो बहुत बड़ा लाइफ का गोल था, वो ये था कि मैं इस साल अप्रैल में रिटायर हो गया। अच्छा। ये स्टोरी बहुत कम लोगों को पता है। अच्छा, अब यानी रिटायर हो गए, यानी अब आप मुश्क पंजवानी साहब जो हैं वो कॉफ़ी वगैरह के हिस्सा अब नहीं है? मैं हिस्सा हूँ, लेकिन जो हर बिजनेसमैन का ड्रीम होता है ना कि उसके बगैर बिजनेस ना सिर्फ चले बल्कि ग्रो करे, तो वो मुझे अपनी 60th बर्थडे पे पूरा करना था, जो कि अप्रैल में थी। और हमारी कॉफ़ी की 7th एनिवर्सरी थी।
ओके। वो दोनों चीज़ें वहाँ पे करनी थी, तो उसके पीछे बड़ी प्लानिंग चाहिए होती है कि मेरे बाद कौन चलाएगा। हमने मैनेजमेंट स्ट्रक्चर बनाया, हमने पहले, इससे पहले मैं अकेला था बिज़नेस का ओनर, फिर हमने 3 पार्टनर्स ऑन बोर्ड लिए जिन्होंने इन्वेस्ट किया बिज़नेस के अंदर, जो कंपनी के पहले फ्रेंचाइज ओनर्स थे, अब वो कॉर्पोरेट टीम का हिस्सा हैं, वो हमारी नई मैनेजमेंट टीम है। सही। और वो लोग इस कंपनी को लेके आगे बढ़ रहे हैं और मैं बिल्कुल पीछे से देख रहा हूँ वॉच करता हूँ, या जब ज़रूरत पड़ती है तो घर के सरबराह की तरह। सपोर्ट दे देता हूँ उनको। एग्जैक्टली। सही। तो फाइनली अब 60th ईयर्स में आप जो है वो रिटायर हो गए, तो जाते हैं बस देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। अब मैं हांगकांग में ज़्यादा टाइम स्पेंड करता हूँ बच्चों के साथ और ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। अच्छा, फैमिली हांगकांग में ही है। एग्जैक्टली। तो मुश्क मंजवानी साहब, जब आपने अपना, एक जाहिर सी बात है, एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करी, स्टार्टअप जब आपने लिया, तो चैलेंजेस क्या थे? क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि जो आजकल बिजनेसेस खुलते हैं, स्टार्टअप शुरू होते हैं, चाहे वो फूड इंडस्ट्री में हो या किसी भी इंडस्ट्री में हो, वो कुछ महीने तो चलते हैं, फिर या तो सर्वाइवल में चले जाते हैं या बंद हो जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या लैक्स हो सकते हैं किसी स्टार्टअप के बंद होने में? बहुत इस पे पढ़ा लिखा, सीखा, देखा, एक्सपीरियंस किया, और अब मैं उसको जब समराइज़ करने की कोशिश करता हूँ सारी लर्निंग को, तो सब 2 बातें होती है। सबसे पहली बात होती है कि नॉलेज, स्किल और पैशन 3 अलग अलग चीज़ें हैं। नॉलेज का मतलब कॉफ़ी के बारे में आपको क्या पता है, कॉफ़ी कहाँ बनती है, कैसे बनती है, इंस्टेंट कॉफ़ी और कॉफ़ी में क्या फ़र्क है, कॉफ़ी शॉप का मॉडल होता क्या है, ये सब नॉलेज है। ठीक है। इन्फॉर्मेशन। ठीक है। स्किल का मतलब होता है एक्चुअली हाथ से कुछ करना आता है कि नहीं आता है। तो वैसे तो ये बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है कि आप मुझसे कहें कि यार मुझे गाड़ियों का शोरूम खोलना है, तो मैं कहता हूँ कि क्या एक्सपीरियंस है, कभी काम किया है गाड़ियों के शोरूम में? जाओ गाड़ियों के शोरूम में जॉब कर लो पहले जाके, कुछ अर्सा सीख लो काम। तो काम सीखने वाला जो सीन होता है, तो सीखना चाहिए, उसको स्किल कहते हैं। सही है। तो किसी भी काम को करने के लिए उसकी नॉलेज, उसकी स्किल और उसका पैशन, तीनों चीज़ें चाहिए होती हैं। एक बड़ी कॉमन मिस्टेक ये होती है कि बंदा पैशन को लेके कहता है कि बस मेरा पैशन है, बस मेरा शौक़ है, बस मुझे ये काम करने का बड़ा शौक़ है कि मेरा बर्गर शॉप हो या मेरा पिज़्ज़ा शॉप हो या मेरा रेस्टोरेंट हो या कॉफ़ी शॉप हो या कोई भी बिज़नेस हो। तो फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट एडवाइस कि पैशन तो बहुत अच्छा है, नॉलेज भी हासिल कर लो। सही है। आजकल अगर मेरे पास कोई आके बोलता है कि यार हमें कॉफ़ी शॉप खोलना है, बताया क्या करें, तो मैं सबसे पहली एडवाइस ये देता हूँ कि जाके करो काम 1 साल किसी कॉफ़ी शॉप में, नीचे से शुरू करो, देखो, झाड़ू पोछा मारने से स्टार्ट करो, बरिस्ता बनो, मैनेजर बनो, सुपरवाइजर बनो, पूरा का पूरा साइकिल अंडरस्टैंड करो। रेस्टोरेंट खोलना है तो रेस्टोरेंट में जॉब करो, उस साइकिल को अंडरस्टैंड करो। तो लोग ये कहते हैं कि यार 1 साल काम करने के बाद शॉर्टकट क्या है इसका? शॉर्टकट ये है कि फ्रेंचाइज लो किसी अच्छी ब्रांड का, तो आपका सक्सेस का चांस बेहतर हो जाएगा। लेकिन लोगों को ये भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है। तीसरा ऑप्शन होता है कंसल्टेंसी लो किसी से। कंसल्टेंसी लोगे तो उसका भी एक डाउन साइड है कि वो 3-6 महीने की कंसल्टेंसी के बाद आपको ऑन योर ओन तो होना ही है ना। जब वो कंसल्टेंट गया हटके तो क्या करेंगे आप? सही है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि लोगों को लगता है कि मैं यहाँ पे आया, मैंने कॉफ़ी शॉप खोला और सक्सेसफुल हो गया। 6 महीना मैंने हांगकांग में पहले स्टडी किया कॉफ़ी को। सही। यहाँ आने से पहले जो डिसीजन लिया मैंने कि जाके काम करना है, तो उस ज़माने में जो किताबें अवेलेबल थी कॉफ़ी के ऊपर वो पढ़ ली। कॉफ़ी के जो टॉप 3 ब्रांड्स उस ज़माने में थे इंटरनेशनल, कोस्टा, स्टारबक्स, टिम हॉर्टन्स, उन तीनों की सक्सेस स्टोरी को स्टडी कर लिया, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ इंटरनेट पे मिल जाती है। तो हांगकांग के जो अपने टॉप 2 ब्रांड्स थे उनकी मैनेजमेंट टीम के साथ बैठ के बहुत कुछ समझने की कोशिश की। कॉफ़ी शॉप्स पर बैठ के बहुत सारा डेटा एनालिसिस किया, तो वो सारा काम किया, नॉलेज हासिल की, फिर जाके बरिस्ता एकेडमी ज्वाइन करी, कॉफ़ी बनाना सीखा। ये सब मैंने 6 महीने की प्रिपरेशन, जबकि मैं एक और बिज़नेस उस वक्त रन कर रहा था अपना, ट्रेनिंग कंपनी का, ये मैंने पार्ट टाइम 6 महीने की प्रिपरेशन करी। फिर यहाँ आने के बाद मज़ीद 3 महीने की प्रिपरेशन। सही। वो क्या थी? क्योंकि मैं तो 20 साल से बाहर था पाकिस्तान से, लोकेशन कहाँ होनी चाहिए, लोकेशन के रेंट्स क्या होंगे, ये भी तो सब नॉलेज का हिस्सा है ना। ऐसा ही। एसी का बिल कितना आने वाला है, बिजली का बिल कितना आने वाला है, तनख्वाहें कितनी दी जाती हैं लोगों को रिटेन कैसे किया जाता है, गवर्नमेंट के कंप्लाइंस इश्यूज़ क्या क्या हैं, कौन कौन से परमिट्स चाहिए, ये सब भी नॉलेज का हिस्सा है। फाइनेंस मैनेजमेंट भी है। वो सारी नॉलेज करना, और उसके 3 महीने अलग थे। तो 6 महीना, 3 महीना, 9 महीने की प्लानिंग और प्रिपरेशन के बाद लॉन्च किया था बड़े क्लियर गोल्स के साथ कि फर्स्ट 3 मंथ्स का गोल ये है कि ब्रेक इवन करना है या ताला लगा के कुछ और काम करना है। नहीं चला तो बड़ा क्लियर आइडिया था, और ये हो गया तो 6 महीने के अंदर पैसा बनाना शुरू करना है, मिनिमम इतना पर मंथ। 1 साल के अंदर फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करना है। फ्रेंचाइज प्रोग्राम लॉन्च करने के 1 साल के अंदर अंदर कराची में
5 लोकेशंस ऑन करनी है। तो ये बड़े क्लियर गोल सेटिंग प्लान के साथ सिस्टमेटिक वे से 9 महीने की प्लानिंग एंड प्रिपरेशन के बाद। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बंदा करे तो बहुत अच्छी बात है 9 महीने की प्लानिंग और प्रिपरेशन, क्योंकि मैंने जो है वो किसी कॉफी शॉप में जॉब नहीं करी थी। आप ये कह रहे हैं पुंजवानी साहब कि किसी भी बिजनेस को कम से कम जो है वो उठने या गिरने में आपने एक वो रखा हुआ है कि 9 महीने का टाइम होना चाहिए। नहीं, बिजनेस लॉन्च करने के बाद गिरना उठना तो अलग चीज़ है। मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस शुरू करने से पहले उसका जो प्रिपरेशन साल 2 साल लगाएं ना, काम करें जाके और काम सीखें। जल्दी क्या है, सीखें तो सही काम जाके। यूनिवर्सिटी में जैसे ही कोई एंटर होता है, मेरा फर्स्ट एडवाइस क्या होती है कि नौकरी शुरू करी या नहीं, तो कहता है नहीं यार अभी तो हम पढ़ रहे हैं। मैं कहता हूँ भाई पढ़ने के साथ साथ कुछ करो। कॉलेज में गए, यूनिवर्सिटी में गए तो काम करना शुरू करो। क्या काम करें? मैंने कहा वो काम करें जिसका आपको शौक है, जो आपको लगता है कि आप लाइफ में कुछ बनना चाहते हैं। रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं तो अभी से पार्ट टाइम जॉब करो रेस्टोरेंट में जाके व्हाइल यू आर स्टडिंग। तो जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं होता है, इवन वर्क एक्सपीरियंस नहीं होता है। यूनिवर्सिटी से निकला है फ्रेश बच्चा, आज तक कहीं काम नहीं किया और अब्बा के पैसे से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, क्या चांस है उसका? ना उस बिजनेस की नॉलेज है, ना कोई प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, बस सिर्फ इस बेसिस पे कि पैशन है, या इस बेसिस पे कि आजकल कॉफ़ी का बड़ा ट्रेंड है चलो हम भी ये काम करते हैं। या तो ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि यार बड़ा आसान काम है। ये एक मसला है क्या पंजवानी साहब के ट्रेंड के हिसाब से बिजनेसेस हो रहे हैं? हाँ ऑफ कोर्स, कि कोई ट्रेंड आया चलो यार ये कर लेना, अब सब यही कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है। जब कोरियन फूड हिट हुआ तो सब दूसरा बंदा कोरियन बारबेक्यू बेचना शुरू कर दिया। जब हॉट पॉट हिट हुआ तो सब हॉट पॉट के पीछे लग गए। आजकल कॉफ़ी शॉप का ज़माना है तो अब कॉफ़ी शॉप के पीछे लगे मैं फुल स्पीड से सब। अच्छा, एक चीज़ मुझे, जैसे भी आपने एक बात बोली कि बच्चा कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एंटर हुआ तो उसको काम कर देना या काम करना शुरू कर देना चाहिए। बिल्कुल। आज से कुछ साल पहले तो जाहिर सी बात है, क्योंकि मैं भी जब यूनिवर्सिटी के दौर से मैंने काम शुरू कर दिया था, तो उस टाइम पे लोगों का तासुर थोड़ा सा ये था, शायद आज भी कहीं ना कहीं है कुछ घरानों में, कि यार इनके माली हालात सही नहीं है इसलिए बच्चा काम कर रहा है पढ़ाई के साथ साथ। उसको तो लोग तर्स की निगाह से देखने लग जाते हैं लोग। क्या ऐसा है अभी भी? नहीं, आजकल तो आई थिंक डिपेंड करता है कैसा लोगों का माइंडसेट है। कुछ लोगों का माइंडसेट ऐसा होगा तो तर्स की निगाह से देखेंगे। कुछ लोगों का माइंडसेट ये होगा कि यार आई एम सो प्राउड कि ये इंडिपेंडेंट होना चाहता है। वो चाहता है कि मैं बाप से पैसा ना लूँ, मैं इस एज में थोड़ी पॉकेट मनी लूँगा। सही है। या वो कहेगा कि अब्बा की पॉकेट मनी इतनी सी है लेकिन मुझे इतने पैसे और चाहिए हैं, मुझे अपना शौक है, मुझे अपनी बाइक खरीदनी है, मुझे अपना ये खरीदना है, मुझे अपना ये काम करना है। परसों मुझे किसी ने कहा कि मैंने अपने पैसों से आईफोन ख़रीदा और मुझे डांट पड़ी अब्बा अम्मा से कि हम मौजूद हैं, हम जिंदा हैं। हाँ, ये देखें ना, उस बच्ची ने अपनी सैलरी जमा करके 2-3 महीने की फ़ोन ख़रीदा और बड़ी प्राउडली उसने मुश अंकल को इसलिए बताया, उसको पता था कि मुश अंकल विल बी प्राउड, और साथ में ये भी बताया कि अब्बा से डांट पड़ी। फिर मैंने उसके अब्बा को डांटा जाके कि अबे यू शुड बी प्राउड। क्यों? बच्ची ने खुद किया जो भी किया। मेरी बच्ची ने कहा था कि हम शादी के पैसे नहीं लेंगे अब्बा अम्मा से। ऐसे ही वी वर सो प्राउड। मेरी वाइफ बहुत नाराज़ थी कि शादी के पैसे हम नहीं देंगे तो कौन देगा। उसने कहा नहीं, मैं शादी करूँगी उस वक्त जब मेरे पास अपने पैसे हों। बिल्कुल ऐसे। तो वो एक माइंडसेट है। सही सोचना चाहिए इस तरह लोगों को, और पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि बच्चों को इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है और तरस की निगाह अलग है। बच्चे के प्रैक्टिकल, सारे लोग यूनिवर्सिटी से निकलेंगे तो उनके पास क्या होगा? 4 साल की डिग्री होगी और वर्क एक्सपीरियंस 0 होगा। लेकिन आप जब यूनिवर्सिटी में घुस के पार्ट टाइम जॉब कर रहे होंगे तो आपके पास डिग्री भी होगी और 4 साल का वर्क एक्सपीरियंस होगा, तो आप तो सबसे आगे होंगे ना अपने करियर में। मुझ साहब मुझे ये बताएं कि किसी भी ब्रांड के लिए मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है? यानी अगर कहें ब्रांड और मार्केटिंग को किस तरीके अब से। ये जो आपने अगला वाला सवाल पूछा है ना, ये मेरे दूसरे वाले टॉपिक से बड़ा अच्छा कनेक्ट कर रहा था, क्योंकि एक और बात जो समझाने वाली है लोगों को, जो बिजनेसेस फेल होते हैं, स्टार्टअप्स फेल होते हैं, स्पेशली छोटे स्टार्टअप्स, कि 3 फंक्शंस हैं किसी भी बिजनेस के। एक है वो एक्चुअल बिजनेस, एक है मार्केटिंग, एक है फाइनेंस। ये 3 अलग अलग फंक्शन है। ओके। अब आपका बिजनेस क्या है? हम मीडिया प्रोडक्शन हाउस है। मीडिया प्रोडक्शन हाउस है, तो मीडिया प्रोडक्शन जो है वो एक बिजनेस है। ठीक है। अब आप मीडिया प्रोडक्शन के एक्सपर्ट हैं, या आप मार्केटिंग के एक्सपर्ट हैं, या आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं? कौन है आप इन तीनों में से? हम, जाहिर सी बात है। नहीं, आप पर्सनली। मैं मीडिया प्रोडक्शन। आप मीडिया प्रोडक्शन का, लेकिन आपने मीडिया कंपनी खोली। ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए डे 1 पे कि मैं तो मीडिया का एक्सपर्ट हूँ, मुझे अब एक मार्केटिंग का बंदा भी चाहिए। ठीक है। और मुझे एक फाइनेंस का बंदा भी चाहिए। ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक होगी कि आप कहें कि नहीं यार मार्केटिंग भी मैं खुद करता हूँ। मार्केटिंग क्या है? फेसबुक पेज बनाना है, वेबसाइट बनानी है, मैं खुद बनाऊंगा। फाइनेंस क्या है? हिसाब किताब है, वो भी मैं खुद लिखूंगा। और हम तो भी छोटा सा स्टार्टअप है, अभी हमें ना मार्केटिंग के बंदे की जरूरत है ना फाइनेंस के बंदे की जरूरत है, हम सब खुद कर लेंगे। सही है। दैट्स द मोस्ट कॉमन मिस्टेक आजकल। जिसका काम है वही करे। एक खातून आती है और कहती है मैं दुनिया की बेस्ट ब्राउनी बनाती हूँ,
तो मार्केटिंग कौन करता है? मार्केटिंग भी मैं करती हूँ। आपका हिसाब क्या अगर आप कौन करता है? वो भी मैं करती हूँ। तो वो बिजनेस कहाँ तक जा सकता है, कितना ग्रो करेगा, फेड अप हो जाएगा एक टाइम। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना। मैंने जब अपना बिजनेस लॉन्च किया था तो मुझे बिल्कुल क्लियर था मेरे माइंड में कि मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ। इन 3 में से मैं कॉफ़ी वाला नहीं हूँ। कॉफ़ी की नॉलेज स्किल मैंने हासिल करी थी बिकॉज आई हैड टू नो अबाउट द बिजनेस, लेकिन मुझे मालूम था कि एक कॉफ़ी का एक्सपर्ट मेरी टीम में होना चाहिए। डे 1 से एक फाइनेंस का बंदा होना चाहिए। अब चाहे वो फाइनेंस का बंदा शुरू में हफ्ते में 1 दिन आता था 2 घंटे के लिए, सारा हिसाब किताब करने के लिए, लेकिन हफ्ते में 1 दिन आना था ना उसे, फिर वो हफ्ते में 1 दिन से हफ्ते में 4 दिन हुआ, फिर वो 5 दिन हुआ, फिर वो पार्ट टाइम से फुल टाइम हुआ। अब वो हमारी कंपनी का फाइनेंस एडमिन मैनेजर है। सही है। टाइम तो डे 1 से आपको चाहिए। सही। तो आप जो पूछा था मार्केटिंग कितनी इंपॉर्टेंट है, मार्केटिंग तो इतनी इंपॉर्टेंट है कि मार्केटिंग के लिए तो एक्सपर्ट होना ज़रूरी है। जब मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि स्टार्टअप्स का को फाउंडर होना चाहिए या नहीं, तो मैं कहता हूँ कि या तो को फाउंडर के फॉर्म में लाएं वो 2 बंदे जो आपके अलावा आपको सप्लीमेंट करने वाले हैं, या फिर उनको आप एज हायर करें एज एम्प्लॉइज़, और जितना ज़्यादा उनका स्टेक होगा कंपनी में उतना बेहतर है। अच्छा, अब जो आजकल प्रमोशंस हो रहे हैं उसमें थोड़े से कुछ क्रिंज किस्म के प्रमोशंस भी आ जाते हैं, तो डू यू एग्री विद दैट टर्म कि एवरी पब्लिसिटी इज अ गुड पब्लिसिटी? पब्लिसिटी गुड है, बट आपको अपनी ब्रांड कम्युनिकेट करनी है ना। पब्लिसिटी के ज़रिए आप ये कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं? हम ये कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं कि हम लोग बड़े हैप्पी लोग हैं। सही है। तो हमें कुछ फिक्र नहीं होती है, हम सॉन्ग भी गाएंगे, हम डांस भी करेंगे, कॉफ़ी बनाते हुए या कॉफ़ी बगैर कॉफ़ी बनाए हुए भी हम सॉन्ग एंड डांस कर रहे हैं। वो हमारी ब्रांड के लिए हमारी वैल्यू का सपोर्ट कर रही है कि यार ये कॉफ़ी वगैरह वाले तो हमेशा हैप्पी रहते हैं, और मस्तियाँ करनी है स्टाफ के साथ तो भी सही है, क्योंकि हमारी कल्चर का और हमारी वैल्यूज़ का हिस्सा है वो। तो क्रिंज का भी कुछ ना कुछ कनेक्शन चाहिए ना। आई एम आस्किंग इन अ सेंस ऑफ कि कुछ भी वायरल हो जाए बस हमारा नाम हो जाए। नहीं, हमने कभी इस तरह नहीं सोचा कि कुछ भी वायरल हो जाए, लेकिन हाँ अगर कुछ भी वायरल हो जाएगा और उसकी वजह से आपका नाम आ गया अगर, तो सही है, लेकिन अगर वो नाम आपका पॉजिटिव वे में आया तो और भी अच्छा है। नेगेटिव वे में आके वायरल होने का क्या फायदा? बदनाम हुए तो नाम ना होगा। हाँ, लेकिन क्या जरूरत है, बदनाम होने वाला काम ही नहीं करना चाहिए इंसान को। सही है। कंटेंट क्रिएशन, अब किसी जगह पर बेचारे आग लग गई पिछले हफ्ते लाइट हाउस में, अब बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं था वो रेस्टोरेंट जो है वो आग लगने की वजह से भी मशहूर हो सकता है कि अच्छा वो अब तक है, हम तो समझे वो ख़त्म हो गया। नहीं, वहाँ तो सबसे बेस्ट निहारी मिलती है। तो मतलब साथ साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन तो होगा। न्यूज़ में कोई भी चीज़ आ जाए तो जला हुआ KFC है जो निशानी बन गई है जले हुए KFC के पास। हाँ, तो लेकिन ऐसा काम क्यों करें कि जिसमें हम सही बदनामी हो। हम अपने तरफ से ब्रांड को कभी भी ऐसा एक्टिविटी नहीं लेनी चाहिए। ये और बात है कि आपने आके कोई ऐसी चीज़ हमारे बारे में बोल दी जो वायरल हो गई, तो हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे, हम उसको डिफेंड करेंगे अगर वो नेगेटिव है तो। एम्प्लॉय और ओनर का रिलेशन कैसा देखते हैं आप? लीडरशिप ज़रूरी है हर बिज़नेस के अंदर। लीडर की क्वालिटीज़ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि अपने एम्प्लॉयज़ को हैप्पी रखना है और उनको मोटिवेटेड रखना है। ऐसा ही। अब हैप्पी और मोटिवेटेड रखने के लिए डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में कल्चर्स के हिसाब से, प्रोडक्ट्स के हिसाब से, उन दोनों के बैकग्राउंड के हिसाब से डिफरेंट स्ट्रैटेजीज अप्लाई की जाएंगी। लेकिन एज लॉन्ग एज ये बात बिल्कुल क्लियर हो आपके माइंड में कि अगर आपकी टीम के अंदर, आपका बिजनेस है ना, ये आपकी टीम में कितने लोग हैं? हम लोग हैं तकरीबन 20-22 लोग। तो आपका अगर ऑब्जेक्टिव बिल्कुल क्लियर है कि आपका एज अ लीडर, एज अ मैनेजर, एज एन ओनर एक ही काम है, वो ये है कि आपका स्टाफ हैप्पी और मोटिवेटेड हो। सही। तो आपको उनको हैप्पी और मोटिवेटेड रखना है। उसके लिए आपको तनख्वाह टाइम पे देनी है, उसके लिए आपको ओवर टाइम देना है, उनको इज़्ज़त देनी है, उनको ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, उनको आगे बढ़ने का मौका देना है, करियर अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, गोल सेटिंग करनी है, रोल्स क्लियरली डिफाइन करने हैं। ये सारे काम करेंगे लोग, हैप्पीली और मोटिवेटेड होकर काम करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। आपका जो असल सवाल था रिलेशनशिप कैसी होनी चाहिए, रिलेशनशिप ऐसी होनी चाहिए कि वो आपको ट्रस्ट करे, आपके ऊपर 100% आपकी हर बात पे काम करने के लिए तैयार हो। आप उसको बोलें कूद जाओ तो वो कूद जाए, ऐसा रिलेशनशिप होना चाहिए ना। बिल्कुल ऐसे। सिर्फ ये वाला नहीं कि बस आपके साथ बैठ के चाय पीने में मज़ा आता है और आपके साथ बैठ के पार्टी करने में मज़ा आता है। काम भी और एक अच्छी टीम का, यानी इसको ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं कि एक टीम का एक बिजनेस की सपोर्ट में कितना रोल है? टीम का तो रोल है ही ना, काम भी तो सारा टीम नहीं करना है, और ये लीडर की जिम्मेदारी है, ओनर की जिम्मेदारी है कि टीम कैसे बनानी है। टीम बनाने का मतलब ये है कि हायरिंग सही कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
जानने वालों को उठा के बिजनेस में ले आए तो क्या फ़ायदा, क्या वो क्वालिफाइड है कि नहीं है। लोग पार्टनर्स बन जाते हैं और समझ में नहीं आता है कि आपने 3 पार्टनर्स क्यों लिए हुए ऑन बोर्ड, जबकि उनके पास कोई ऐसी स्किल, कोई ऐसी क्वालिफिकेशन है ही नहीं, और उनको ऑफिस में क्यों बिठाया हुआ है जब वो काम नहीं कर रहे हैं। तो क्लियरली डिफाइंड रोल्स होना ज़रूरी है। पार्टनर्स हों, फाउंडर्स हों, इन्वेस्टर्स हों, जो भी हों, एम्प्लॉई को हायर करना है तो हायरिंग के टाइम पे सही काम करना है, उनको सही ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, उनको फॉलोअप करना है, उनको मोटिवेटेड रखना है, तो वो लीडर का काम है सारा। क्या गलत बंदे की गलत जगह प्लेसमेंट भी इम्पैक्ट करती है? हाँ, तो अगर टीम सही नहीं होगी तो काम नहीं चलने वाला ना। टीम सही नहीं होगी तो हमारी कॉफ़ी अच्छी नहीं होगी, आपकी टीम सही नहीं होगी तो आपकी प्रोडक्शन सही नहीं होगी। तो फिर आप जितनी चाहे मार्केटिंग कर लें, ऐसा ही अगर काम जो असल काम है वही सही से नहीं हो रहा है तो, और वो काम करना किसने, टीम ने करना है। ऐसा ही है। और एक गलती मोस्ट कॉमन ये है कि टीम को सिखा दिया और हमने कहा बस इसकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, और उसके बाद अब जैसे हमारे यहाँ ये होता है ना कि हमने उसको 10 लेवल्स में से 8 लेवल 9 पर लेकर आ गए उसको ट्रेनिंग करके, और उसकी कॉफ़ी इतनी परफेक्ट हो गई कि वो अब किसी भी कस्टमर को सर्व कर सकता है। अब नेक्स्ट चैलेंज अब शुरू होता है। नेक्स्ट चैलेंज ये है कि क्या वो हर रोज़ हर कॉफ़ी लेवल 8 वाली बनाएगा या नहीं बनाएगा, मेंटेन रख पा रहा है या नहीं। जिस दिन वो खुश होगा, मोटिवेटेड होगा, उस दिन वो लेवल 9 की परफॉर्मेंस देगा। एक दिन वही वाला बंदा जिसको लेवल 9 का काम आता है लेकिन वो लेवल 5 वाली परफॉर्मेंस देगा, क्योंकि वो खुश नहीं है, या बॉस से खुश नहीं है, तनख्वाह से खुश नहीं है, एम्प्लॉय से खुश नहीं है, या काम से खुश नहीं है, या ओवर टाइम से खुश नहीं है, या घर पे कुछ हो रहा है जिसकी वजह से खुश नहीं है। तो इसीलिए हैप्पीनेस ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस जो है वो यही है कि पॉजिटिव साइकोलॉजी की साइंस जो है वो वर्क प्लेस पे कैसे अप्लाई करती है। ओके, पीपल अंडरस्टैंड कि हैप्पीनेस भी लोगों को सिखाई जाती है। अब मिसाल के तौर पे जैसे आपने एक बात बताई, आपका कोई टीम प्लेयर है जो बहुत अच्छा परफॉर्म करता था लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो आप उसको कैसे डील करेंगे? जो अच्छा मैनेजर होगा, मैं तो डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होता हूँ सारे स्टाफ से, लेकिन हर टीम में एक मैनेजर होता है। अच्छा मैनेजर होगा, उसको सुबह शक्ल देखते ही उसकी पता चल जाएगा कि आज दुखी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उसने कहा सही है, या उसने कहा बहुत ही ज़बरदस्त, तुम्हारे क्या हाल है? तो पता चल गया सब सेट है। उसने कहा सही है, तो वहीं से पता चल गया ना उसको। तो उसको तो इंतज़ार भी नहीं करना है कि उसका काम ख़राब होने वाला, तो उसको तो वहीं पे पूछना है कि भाई हुआ क्या, सब सेट है। अब वो मसला बताएगा तो आप उसको पॉजिटिव चीज़ें रीइंफोर्स करवाएंगे कि हाँ यार ये तो होता है, हमारे साथ भी होता है। लेकिन यार देखो ना, तुम जिंदा हो, जॉब पर हो, एसी चल रहा है, साफ़ सुथरी एनवायरनमेंट में हम जॉब कर रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ें रीइंफोर्स करवा के उसको रिमाइंड करवाना कि, और उसको फिर ये याद दिलाना कि अब वो जो घर पे तुम्हारा मसला है उसको सोच सोच के तुम अपना दिन ख़राब करना चाहते हो, और अपना दिन ख़राब करने के साथ साथ आसपास तुम्हारे जो लोग काम कर रहे हैं उनका भी मूड ख़राब करने वाले हो, तुम जो कॉफ़ी और सैंडविचेस बनाने वाले हो वो भी ख़राब करने वाले हो। ये है एक ऑप्शन। और दूसरा ऑप्शन ये है कि घर की टेंशन घर पे, वो जो घर में है टेंशन, वो अभी तो कुछ नहीं होने वाला ना। अब तो बाकी अगला फाइट का अगला राउंड तो आज रात को होने वाला है, तो आज रात तक इंतजार कर लो। फिर घर जाके जब टाइम आ जाए वो वाली लड़ाई लड़ने का, तो लड़ लेना। ऐसे ही अभी से पूरा दिन उसके बारे में सोच के क्या होने वाला है। ऐसे ही। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो, ये सब कुछ हैप्पीनेस ट्रेनिंग का हिस्सा है कि किस तरह इंसान अपने आप को हैप्पी और मोटिवेटेड रखे। उसमें ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि वो हर मोमेंट पे ये डिसीजन ले रहा हो कि इस वक्त मेरे कंट्रोल में है, कुछ नहीं है तो परेशान होने का क्या फ़ायदा। सही। मुश भाई, आपकी सोच क्या है, डिग्री या स्किल्स या दोनों? डिपेंड करता है कि आप कौन सी डिग्री ले रहे हैं और वो डिग्री क्यों ले रहे हैं, और वो डिग्री आपके स्किल्स को सपोर्ट करने वाली है। वो डिग्री जो है वो किस मुल्क में हो रही है, किस यूनिवर्सिटी में हो रही है, किस सब्जेक्ट पे हो रही है, और वो सब्जेक्ट की कितनी रिलेवेंस होने वाली है। तो यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है, एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से बंदा बहुत कुछ सीखता है, यूनिवर्सिटी जाने से बंदा बहुत कुछ सीखता है। एग्जामिनेशन, डिसिप्लिन, टीचर का ये वो सारी इंटरेक्शन, स्टूडेंट इंटरेक्शन, वो सारी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक्चुअल जो टाइम खर्च हो रहा है उसका और पैसे खर्च हो रहे हैं, जो 4 साल लग रहे हैं, और अगर उसमें से कोई चीज़ उसकी ज़िंदगी में एप्लीकेबल नहीं हुई तो गलत बात है ना। यानी आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी। हाँ, वो सिर्फ इसलिए कर रहा है बीएससी क्योंकि ग्रेजुएट तो करना ही है ना। अब एडमिशन नहीं मिला मेडिकल में और इंजीनियरिंग में, तो बीएससी कर लो। सही है। अब वो बीएससी लाइफ में क्या काम आने वाला है? हाँ, टीचर बनना है उसको, ठीक है, बीएससी काम आने वाली है, डिग्री, टीचर बन गया। लेकिन काम उसको करना है एंटरप्रेन्योरशिप वाला, तो बीएससी की डिग्री लेके क्या करेगा? वो टाइम वेस्ट कर रहा है ना अपना। कहीं ना कहीं अब एक तासुर ये भी तो बना हुआ है ना कि यार अब आप यूनिवर्सिटी जाने की ज़रूरत ही नहीं है, कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, स्किल सीखो, बिजनेस शुरू करो या कोई भी काम करो। एक माइंडसेट ऐसा भी मेरा आ गया कि डिग्री इज नॉट इम्पोर्टेंट। मेरा तो माइंडसेट ये है ना कि डिग्री के साथ साथ काम शुरू कर दिया आपने,
और वो आपका ट्रेनिंग पीरियड है। उस दौरान आप एजुकेशन हासिल करो वो वाली जो आपके लाइफ में काम आने वाली है। और चूंकि एजुकेशन पे इतना इन्वॉल्व नहीं हो जा रहा है, उसके अंदर डिग्री को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है कि आपके पास काम करने का टाइम है। आप बोलो नहीं मेरे पढ़ने का टाइम है। मैं तो मेडिकल स्टूडेंट्स को ही बोलता हूँ कि यार साथ साथ जॉब करो, कंपाउंडर बनो किसी क्लिनिक में जाके। डेंटल यूनिवर्सिटी में हो तो पहले ही दिन से जाके लगो ना, कहीं पर झाड़ू पोछा मारना शुरू करो किसी डेंटिस्ट के पास जाके। देखो तो सही डेंटिस्ट कर क्या रहा है। जो भी पढ़ रहे हो, अगर वो इसलिए पढ़ रहा है ना कि मुझे डेंटिस्ट बनना है, एकदम मैं कहता हूँ कि काम आज से शुरू करो ना। क्योंकि अमूमन ये होता है कि हर तो उनसे कहता है कि मुझे कहाँ से जॉब मिलेगी, मैं कहता हूँ झाड़ू पोछे की तो जॉब मिलेगी ना। कहता है झाड़ू पोछा करूँ हाँ, मैं कहता हूँ भाई डेंटिस्ट के क्लिनिक में झाड़ू पोछा मारने से भी तो तुम सीखोगे, पता चलेगा कितने कितने पेशेंट आते हैं दिन में, डेंटिस्ट कितनी फीस लेता है, काम कैसे करता है, होता क्या है, बिजनेस कैसे चलता है, क्लिनिक कैसे चलता है, वो तो हर समझदार बंदे को पता चल सकता है। असल बात तो माहौल की है। हाँ, तो कुछ भी करना है अगर ये मतलब ये आइडियल सिनेरियो है कि आप जो पढ़ रहे हैं वो भी रेलेवेंट है और जो काम कर रहे हैं वो भी रेलेवेंट है, ये आइडियल सिचुएशन है। और इसका एम करना चाहिए और पेरेंट्स को समझना चाहिए कि वो, और स्टूडेंट्स को भी समझना चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि वो बच्चों को इनकरेज करें, पुश करें और उनको बोलें कि भाई मैं दे सकता हूँ तो मैं पॉकेट मनी, लेकिन नहीं दे रहा मैं, अब अगले महीने से तुम शुरू करो कुछ करना अपने एक्सपेंस को। हाँ, मुझे कल बताया एक बच्चे ने कि मेरे कहने पे उसने ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दिया है। वो बहुत खुश था। वो सही, वही मुझसे एक महीने पहले कह रहा था कि यार पढ़ाई इतनी होती है। मैं कहा भाई टॉप थोड़ी करना है तुम्हें, क्या इतनी पढ़ाई होती है। सही, निकालो टाइम, 2 घंटे का तो टाइम निकालना ही निकालना। मैंने कहा आजकल तो ऑनलाइन भी लोग पढ़ाते हैं। मेरे ज़माने में तो मैं मोटरसाइकिल पे जाता था कहाँ से कहाँ लोगों के घरों पे ट्यूशन पढ़ाने के लिए। मैंने कहा आजकल तो ऑनलाइन काम होता है इतना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही करना है, पैसे बनाने हैं। मैंने कहा अपना खर्चा निकालना है। एक सवाल जैसे मैं इसको इस तरीके से पूछूंगा कि जब आपने 48 ईयर्स की एज में बिजनेस शुरू करने की सोची, तो एक एंटरप्रेन्योर के लिए उसकी फैमिली की सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है। यानी यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं हमारे यहाँ कि यार कर पाएगा नहीं कर पाएगा। पहले ही 50 चीज़ें उस बच्चे को या बंदे को बोलना ऐसी शुरू कर देते हैं कि वो उसका एक इफेक्ट तो होता है ना, नेगेटिव बहुत इफेक्ट होता है उसका। और वो भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे ज़्यादा लोग बिजनेस शुरू करते ही नहीं है, उसका रीज़न क्या है? फियर ऑफ फेलियर। और वो फियर ऑफ फेलियर जो है वो इसलिए नहीं है कि मैं फेल होऊंगा तो क्या होगा। वो फियर ऑफ फेलियर ये होता है कि मैं फेल होऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या बोलेंगे, दोस्त क्या बोलेंगे, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, क्योंकि वो सब तो पहले से ही कह चुके हैं उसे कि नहीं है तुम्हारा काम नहीं है। तो उस फियर ऑफ फेलियर को ओवरकम करने के लिए उसको प्रिपेयर्ड होना है कि व्हाट इज़ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन। क्या होगा, नहीं चलेगा ना, कुछ तो सीखूंगा ना मैं। मिस्टेक करने से बंदा सीखता है। बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो पहले दूसरे में फेल होकर तीसरा वाला वेंचर उनका बहुत सक्सेसफुल होता है, चौथा वाला सक्सेसफुल होता है। दुनिया भर में ये बहुत कॉमन है, यहाँ पे बहुत कॉमन नहीं है ये। यहाँ पे ये होता है कि पहला वेंचर फेल हो गया तो अज्यूम कर लेते हैं कि यार बिजनेस तुम्हारे काम का है ही नहीं, अब तो जाओ नौकरी कर लो। बहुत जिद करके दूसरा बिजनेस कर लिया, वो भी फेल हो गया, तो फिर तो ज़िंदगी भर के लिए वो खुद भी डिप्रेस हो जाता है कि अब तो मैं नौकरी करूँगा। मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को, एक बिजनेस फेल हुआ नौकरी में चले गए, 2 बिजनेस फेल हुआ नौकरी में चले गए, और अभी तक वो ज़िंदगी से नाखुश हैं कि यार मेरा असल पैशन तो वो था, मेरा तो असल चीज़ तो वो थी। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर आप ये कहते हैं कि हम इस बात को ऐसे ले लें कि दुनिया में तो मैं भी एक, मुझे नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, एक साहब की मैं डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, कोई एक्टर थे वो हॉलीवुड के, तो उन्होंने कहा मैं ज़िंदगी में इतना फेल हुआ और हर फेलियर पे मैं खुश हुआ कि यार ये जो गलतियां मैंने अब तक कर दी हैं ना, अब अगली बार नहीं करूँगा। वो मैं नहीं करता था, और एक वक्त ऐसा आया कि मैं कर गया वो चीज़, ठीक है। तो यहाँ पे तो ये कि आप एक दफ़ा फेल हुआ, आपको लोग इतनी बातें सुनाएंगे, आपकी दूसरी हिम्मत ही नहीं हो पाएगी। तो फेलियर में मोटिवेशन भी काम करती है। डिपेंड करता है ना, सारे फैक्टर्स काउंट करते हैं। कभी कभी इस बात पे डिपेंड करता है कि आपका पैसा ही ख़त्म हो गया, ख़त्म, पैसा डूब गया, अब पैसा ही नहीं है, तो अब तो कोई चांस ही नहीं ना, दोबारा से कोई आपको लोन देगा या कहीं से पैसे आने वाले हैं तो आपको नौकरी पे जाना पड़ेगा। कभी कभार सपोर्ट नहीं है फैमिली की। फैमिली की सपोर्ट का ताल्लुक भी इस बात से है कि आप, इसीलिए मैं कहता हूँ जितनी जल्दी आप एंटरप्रेन्योर शुरू करें उतना अच्छा है, जब कम से कम जिम्मेदारियाँ हों, जब आप अकेले हों, जब आपके खर्चे कम हों, तो जल्द से जल्द। इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते ही काम शुरू करना है, और यूनिवर्सिटी से निकलते ही 1-2 साल प्रॉपर फुल टाइम जॉब, और 1-2 साल के अंदर अंदर अपना बिजनेस लॉन्च करें। बहुत लेट ना करें कि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ये भी है और पेरेंट्स को भी सपोर्ट करना है और शादी भी हो गई है और बच्चा स्कूल जाने वाला है, तो वो एक अलग चैलेंज बन जाएगा ना। सही। तो कभी कभार वो चैलेंज होता है,
कभी पैसे नहीं है वो चैलेंज होता है, कभी सपोर्ट का चैलेंज नहीं होता है। अल्टीमेटली उस बंदे में इतना स्ट्रेंथ और करेज होना है कि वो फेलियर के बावजूद भी दोबारा से खड़ा हो और दोबारा से पुश करे अपने आप को। यानी इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं कि जो भी नेगेटिव लोग हैं या थॉट्स हैं आपके इर्द गिर्द, आप उसको इग्नोर करें। हाँ, करना ज़रूरी है वो तो। वैसे भी चाहे आप बिज़नेस में जा रहे हो नहीं जा रहे हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर बन रहे हो ना बन रहे हो, ये तो एक जनरल प्रिंसिपल है लाइफ का कि आप जो भी करेंगे ज़्यादातर लोग आपको डिस्करेज करने वाले हैं। आप जॉब में भी जा रहे होंगे तो ज़्यादा लोग कहेंगे यार ये वाली जॉब क्यों कर रहे हो, तुमने इसलिए इंजीनियरिंग पढ़ी थी कि तुम ये करो, तुम्हें तो ये करना चाहिए। आप कुछ भी करोगे, इवन जब आप इंजीनियरिंग पढ़ना शुरू करते हो तो ज़्यादातर लोग बोल रहे होते हैं कि इंजीनियरिंग क्यों पढ़े हो, ये क्यों नहीं पढ़े हो, आजकल तो इसका ज़माना है। तो वो तो हमें फेस करना है सही। और उसके लिए हम सबको प्रिपेयर रहना चाहिए कि यार हर बंदा अपने तरफ से बोलेगा और दुखी होने की बात नहीं है। अपने माइंड में ऐसे प्रोसेस करो कि बस उसको इतना ही आता है, वो अपनी नॉलेज के हिसाब से ही मुझे मशवरा दे रहा है। ठीक है, बिल्कुल ऐसा। मैंने 40 लोगों से पूछा था अपना कॉफ़ी शॉप वाला आइडिया, 39 लोगों ने कहा बैड आइडिया है। 39। वो एक बंदा कौन था? और मैं प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए, मुझे तो पहले ही पता था कि ज़्यादातर लोग इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करने वाले, लेकिन फिर भी मैं तो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी पूछ रहा था सबसे, अपना आइडिया शेयर कर रहा था। उसमें बिजनेसमैन भी थे, उसमें फैमिली और फ्रेंड्स भी थे, उसमें स्टार्टअप्स भी थे। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि हांगकांग से पाकिस्तान मूव होने का आइडिया ही गलत है, बाकी सब तो दूर की छोड़ो, हांगकांग की नेशनलिटी मिल गई है, वहाँ सेटल्ड हो, पाकिस्तान से लोग जा रहे हैं, तुम क्यों आओगे वापस? पाकिस्तान आ रहे हो। कुछ लोगों का ये ख्याल था कि मैंने तो कोई बिज़नेस किया ही नहीं है, मैं तो लोगों को बिज़नेस करना सिखाना और बात है, ट्रेनिंग करना और बात है, अपना बिज़नेस करना और बात है। कुछ लोगों का ख्याल था कि मेरा जब कोई नॉलेज बैकग्राउंड ही नहीं है कॉफ़ी में और हॉस्पिटैलिटी में, तो सडनली कॉर्पोरेट जॉब और ट्रेनिंग का काम छोड़ के एक नई इंडस्ट्री में आना। कुछ लोगों का ख्याल था कि बिज़नेस मॉडल ही वायबल नहीं है पाकिस्तान में। तो हर सब के अलग अलग आइडियाज़ थे, लेकिन चूँकि मैं बिल्कुल प्रिपेयर था इस चीज़ के लिए कि इन सब की लिमिटेड नॉलेज है, ये अपने अपने हिसाब से मुझे सब अपना एडवाइस दे रहे हैं। यानी एज अ बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर आप क्या समझते हैं पाकिस्तान बिजनेस के लिए कैसी जगह है? क्योंकि हम तो अपने बचपन से और शायद आप भी अपने बचपन से यही बात सुनते आ रहे हैं कि मुल्क अभी मुश्किल हालात में। हर मुल्क के अपने चैलेंजेस होते हैं। पाकिस्तान बहुत ही ज़बरदस्त है बिज़नेस करने के लिए, इसीलिए तो इतने सारे बिजनेस इतने सक्सेसफुल हो रहे हैं। और अभी तक जब आप सोचते हैं कि सारे आइडियाज़ तो लग गए होंगे, अब क्या बचा होगा, अभी तक लोग नए नए आइडियाज़ निकाल के बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं ना। चैलेंजेस तो हर कंट्री में होते हैं। तो फिर ऐसा कहीं क्यों पे है स्टेप, कि कहीं पे इकोनॉमिकल चैलेंजेस, कहीं पे पॉलिटिकल चैलेंजेस, कहीं पे वो चैलेंजेस, कहीं पे ये चैलेंजेस, हर कंट्री में चैलेंज होगा। तो आपको तो उन चैलेंजेस के साथ ही रहना है ना। आपके पास कौन सी ऐसी कंट्री मौजूद है कि आप उठ के वहाँ चले जाएं और वहाँ जाके बिज़नेस लॉन्च करें? कितना आसान होगा वो आपके लिए। कहाँ बिज़नेस लॉन्च करना आसान है? यहीं पर आसान है जहाँ पे आप रहते हैं, यहीं के लोगों को हायर करना आसान है, यहीं की ज़बान आप बोलते हैं, यहीं पे आपको पता है काम कैसे चलता है। तो सर फिर तो वो सारा जो सपोर्ट सिस्टम है आपका, वो सारा आपके लिए डिसएडवांटेज बन जाएगा जब आप कहीं और जाके बिज़नेस करेंगे। तो अगर यहाँ का एक्सपीरियंस बिजनेसमैन कहीं और बिज़नेस लॉन्च करेगा तो उसका चांस बेहतर होगा। तो बिज़नेस तो आपने वहीं करना है जिस मुल्क के आप हैं, जहाँ की आप ज़बान बोलते हैं, जहाँ के लोगों को आप समझते हैं, जहाँ के कल्चर को समझते हैं। इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है क्या ऑब्स्टिकल्स हैं, क्या इश्यूज़ हैं, क्या चैलेंजेस हैं, उनके साथ काम करना है। हर दूसरा बंदा तो आजकल पाकिस्तान से बाहर जाने की सोचता है, वो अलग बात है। और आप 48 ईयर्स की एज में पाकिस्तान से वो बिल्कुल अलग बात है कि बाहर जाने की अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो ज़रूर जाएँ, कोई हर्ज नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाहर जाने बुरी बात है। मैं खुद हांगकांग में रहता हूँ आजकल ज़्यादातर वक्त, तो मैं ये नहीं कह सकता बाहर जाएँ, ज़रूरी है, अच्छा है। यानी आप ये समझते हैं कि दुनिया में वही चैलेंजेस हैं बिजनेस से रिलेटेड जो पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के चैलेंजेस, बिजनेस के चैलेंजेस, रहने के चैलेंजेस, कहीं पे भी आप जाएंगे वहाँ के एक अपना चैलेंजेस होंगे। तो यानी लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो पाकिस्तानी कनाडा में रह रहे हैं, यूएस में रह रहे हैं, दुनिया भर में रह रहे हैं, वो खुश नहीं है। उन्होंने अपनी लाइफ बना ली है वहाँ पे भी खुश है। लेकिन ये नहीं आप कहें कि पाकिस्तान में रह के मैं खुश नहीं रह सकता। समझ रहे हैं आप पाकिस्तान में रह के भी खुश रह सकते हैं और पाकिस्तान में रह के भी आप बिज़नेस कर सकते हैं। अगर आपको बाहर जाके ट्राई करना है, बाहर जाके ट्राई करें। लेकिन ये नहीं बोल सकते आप कि पाकिस्तान बिज़नेस करने के लिए सही नहीं है। क्यों सही नहीं है? पूरा बिजनेस कमर्शियल एरियाज डिफेंस में कितने बढ़ते जा रहे हैं, कहाँ तक एक्सपेंड कर गया है। फेज़ कौन सा वाला? फेज़ 8 तक चला गया, 9 तक चला गया। हाँ, तो फेज़ 8 में कोई है अच्छा निहारी वाला? नहीं है ना। निहारी की दुकान खोल लो जाके फेज़ 8 में। निहारी खाने कहाँ जाते हैं अभी तक लोग? वही पुराने 1-2 गिने चुने रेस्टोरेंट्स। कहाँ? जावेद है, जाहिद है। हाँ, यही तो फेज़ 8 में कोई निहारी वाला क्यों नहीं आ सकता? जो कहे कि मैं, और जावेद की फ्रेंचाइज क्यों नहीं खोल सकता वहाँ पे? वो कहे कि मैं बेस्ट बिरयानी पूरे डीएचए की तो बना के बेच सकता है ना कोई फेज़ 8 में। मिसाल दे रहा हूँ मैं, ये सोचा हुआ प्लान नहीं है, ये अचानक से मैंने अभी बताया ये आपको
कि अभी अगर मुझे फेज 8 पे जाके करना है तो मैं क्या करूंगा, तो मेरे ज़हन में नया आया। और जावेद ने भी तो कहीं से शुरू किया ही था ना। और क्या नहीं है फेज 8 में उस पूरे रेडियस के अंदर, और ऐसी क्या चीज़ें हैं जो नहीं है? अपॉर्चुनिटीज हैं, निकालनी है। हाँ, अब कराची हलीम तो है आसपास, अच्छा बिरयानी वाला पता नहीं कोई है कि नहीं है। सही। मतलब खाने का बिजनेस करना है तो ये अपॉर्चुनिटी है, सही है। कुछ और बिजनेस करना है तो क्या अपॉर्चुनिटी है। सलोन्स पता नहीं कितने हैं कितने नहीं है। क्या डिफरेंशिएट करता है आपके ब्रांड को? हाँ, सही। आपकी नज़र में ब्रांड और कस्टमर का रिलेशन क्या है? यानी कि ब्रांड और कस्टमर कैसे देखते हैं आप? यानी ब्रांड का कस्टमर से क्या रिलेशन है? बड़ी अच्छी बात हुई, किसी ने कमेंट किया, कंप्लेन करा, 2-3 दिन पहले की बात है, कि मीज़ान बैंक पे डिस्काउंट चल रहा था और मैं कॉफ़ी वगैरह गया और उन्होंने तो मुझे कहा कि वो डिस्काउंट तो ख़त्म हो चुका है। मुझे पता था वो डिस्काउंट ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि वो मीज़ान की ऐप पे शो हो रहा था। सही। लेकिन मुझे कॉफ़ी वगैरह वाले ने कहा वो डिस्काउंट ख़त्म हो गया है। सही है। लेकिन कोई बात नहीं, कॉफ़ी अच्छी थी। तो उसके नीचे जो है वो बहुत सारे लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया। ज़्यादातर लोगों ने कहा कि हाँ, ज़्यादातर ब्रांड्स में ऐसे ही होता है, स्टाफ को नहीं पता होता। किसी ने कहा कि ऐसे थोड़ी अचानक से कोई डिस्काउंट बंद हो जाता है, सारे डिस्काउंट 31 दिसंबर को बंद होते हैं। एक बंदे ने कहा कि मुझे पता है कि दिस ब्रांड इज़ ऑन द राइट साइड। सही है। यानी उसने कहा कि मुझे पता है कि इसमें ब्रांड की कोई गलती नहीं है। सही है। मतलब उसने कहा कि यकीनन वो ख़त्म हो गया होगा तो ही स्टाफ कह रहा है। तो मैंने उसके नीचे लिखा कि यार इतना भरोसा है आपको? तो उसने कहा उसी को तो कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी। ओहो हो। मैंने उस बंदे के नीचे कहा, मैंने एक्चुअली हंसते हुए कहा कि यार तुमने तो रुला दिया, इतना भरोसा है तुमको हमारी ब्रांड पे? तो उसने कहा कि इसी को तो कहते हैं ब्रांड लॉयल्टी, बिकॉज दे नो आवर ब्रांड। उनको पता है कि हम ऑनेस्ट लोग हैं, हम सच्चे लोग हैं, हम कस्टमर सर्विस के मामले में बहुत टॉप पर हैं। वो हमारी एक ब्रांड इमेज हमने बिल्ड करी है ना। अब हो सकता है कि वो बंदा कभी कॉफ़ी वगैरह आया ही ना हो, हमारा कस्टमर ही ना हो, लेकिन वो कह रहा है कि ब्रांड लॉयल्टी यही तो होती है कि मैं आपकी ब्रांड को जानता को हूँ, रिकग्नाइज करता हूँ। तो उसने पहले से कहा कि यकीनन वो लोग सही होंगे, स्टोरी जाने बगैर। ऐसा ही है। कुछ लोग कह रहे थे कि उनकी बात भी सुन लो, लेकिन उसने कहा वही सही होंगे बगैर किसी प्रूफ के, मुझे यकीन है। उसने ये जुमला लिखा था। अच्छा, जबरदस्त। तो वो आपके सवाल का जवाब है कि ब्रांड की एक इमेज बिल्ड करनी होती है। हमारी ब्रांड की एक इमेज है कि हमारा कस्टमर सर्विस ज़बरदस्त है, हमारी कॉफ़ी ख़राब हो सकती है, हमारा सैंडविच ख़राब हो सकता है, लेकिन हम एक्सेप्ट करेंगे, हम आपको रिप्लेस करके देंगे, हम आपको पैसा रिफंड करेंगे, हम आपको खुश करके छोड़ेंगे, सही। और हमारी गलती होगी हम मानेंगे। ये आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट फैक्टर है? फिर मैं वहाँ पे आया और मैंने उनसे कहा कि मैंने जवाब दिया उसका, मैंने कहा कि भाई एक्चुअली मीज़ान का डिस्काउंट ऑफ हो चुका है। 1 सितंबर को हमने मीज़ान को नोटिस दे दिया था, 1 महीने का उनको नोटिस चाहिए होता है। वो 1 सितंबर को चला गया था, 1 अक्टूबर से डिस्काउंट डीएक्टिवेट हो गया था, लेकिन काफ़ी रिमाइंडर्स के बावजूद मीज़ान वालों ने अभी तक अपनी ऐप और वेबसाइट को अपडेट नहीं किया है। आज मैं उस काम पे लग जाऊंगा और आज उसको मैं अपडेट करवा के छोड़ूंगा, ये मैंने जवाब में लिखा। सही। सही। अब वो जिसने पोस्ट की थी उसकी पोस्ट पे जो कमेंट्स और लाइक्स आ रहे थे वो अलग थे, लेकिन वो जो मेरा कमेंट था वो पसंद आया लोगों को। उन्होंने कहा यार फ़ौरन से उसने जवाब दे दिया, बिल्कुल क्लियर कट कंप्लीट स्टोरी, सही। कि इस डेट से वो बंद हो चुका है, मसला मीज़ान बैंक वालों का है। आज मैं पर्सनली इस काम पे लग जाऊंगा। हालांकि मेरा काम नहीं था ना, हमारी टीम के नीचे लोग थे, उनको मैंने पूछा, उन्होंने कहा हाँ हम उनको रिमाइंडर्स भी भेज चुके हैं, नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करें। सही। मैं पर्सनली लग गया उसके ऊपर, मैंने कॉल घुमाई उसको, मैंने कहा क्या यार तो कहता है सॉरी मैं छुट्टियों पे था, अभी करता हूँ। मैंने कहा अभी करो, मुझे बताओ 5 मिनट में जवाब दो। उसने कर दिया 5 मिनट में, उसने कहा मैंने कर दिया वेब अपडेट। फिर मैं दोबारा गया उस पोस्ट पे और मैंने कहा हो गया काम। तो लोगों को पता था कि भाई फॉलो थ्रू इसको कहते हैं, कस्टमर केयर इसको कहते हैं, किसी कस्टमर को हमारी वजह से तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हमारी गलती होती, डिस्काउंट चल रहा होता और स्टाफ ने मना किया होता, तो मैं उसको फ्री में कॉफ़ी देता, जो हमारा तरीका है। सही। मैं उससे कहता कि यार सॉरी हमारा बंदे से गलती हो गई, उसको नहीं मालूम था, आपकी अगली कॉफ़ी हमारी तरफ से। मैं ये नहीं बोलता कि दोबारा आओगे तो मिल जाएगा डिस्काउंट, मैं ये भी नहीं बोलता कि वो जो 20% हमने एक्स्ट्रा लिया वो ले लो 20%। मैं 20% की बजाय उसको पूरा का पूरा कॉफ़ी फ्री दूंगा। हाँ, क्योंकि कुछ एक्स्ट्रा करना है ना। तो ये सारी चीज़ों का ताल्लुक है ब्रांड इमेज से, इन सारी चीज़ों का ताल्लुक है कि ब्रांड का बारे में क्या समझते हैं लोग, और उस ब्रांड की वजह से कस्टमर अट्रैक्ट होता है, ऐसे ही। और उस ब्रांड की वजह से लोग उस ब्रांड को सपोर्ट करते हैं। नए एंटरप्रेन्योर्स आप मेरा पॉडकास्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि आने वाले लोग सीखें। कॉफ़ी वगैरह के बारे में आप मुझसे क्यों बात कर रहे हैं? क्योंकि आई एम द फेस ऑफ द ब्रांड। एक ब्रांड की वैल्यू है,
सही है। आपके माइंड में, इसीलिए तो आप मुझे बिठा रहे हैं ना यहाँ पे। बिल्कुल 75 कॉफ़ी शॉप्स में से आप मुझे क्यों उठा के लेकर आए? तो वही है ब्रांड इमेज। ये सारी ब्रांड इमेज की एग्जाम्पल्स हैं ऐसा ही है। कि हमारे ब्रांड का इमेज ये है। हम जो है वो हो सकता है कि नंबर 1 कॉफ़ी शॉप ना हो इस वक्त, हो सकता है कि हम नंबर 1 ना हो सेल्स में, या नंबर 1 मोस्ट खूबसूरत में, या नंबर 1 बेस्ट कॉफ़ी में। लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों के। सही है। लेकिन हमारा एक ब्रांड इमेज है जिसकी वजह से मैं टीवी शोज़ पे इनवाइट किया जाता हूँ, रेडियो शोज़ पे इनवाइट किया जाता हूँ, आप जैसे पॉडकास्ट पे इनवाइट किया जाता हूँ। आप लोगों को लगता है कि मुश पंजवानी कुछ कर रहा है ऐसा काम जो लोगों को सिखाना, लोगों को सीखना बताना चाहिए। नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या मैसेज है आपके पास? नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए वही वाली बात, सबसे पहला फियर ऑफ फेलियर को ख़त्म करो, क्योंकि बिजनेस लॉन्च ही नहीं करते हैं एंटरप्रेन्योर्स, बनते ही नहीं है। तो एंटरप्रेन्योर बनो, जल्द से जल्द बनो, इंतज़ार मत करो कि जब सही टाइम आएगा जब करूँगा। अभी सही टाइम है, आज फ़ौरन से शुरू करो। कम रिसोर्सेज हो, कम रिसोर्स के साथ शुरू करो। सही है। दूसरी बात वही वाली, नॉलेज, स्किल और पैशन तीनों ज़रूरी हैं। अगर आपके पास नॉलेज और स्किल नहीं है तो वो वाले बंदे पकड़ के लाएं जिसके पास नॉलेज और स्किल्स हो। तीसरी आखिरी वाली बात वही वाली, बिजनेस किस चीज़ का करना है वो अलग चीज़ है, मार्केटिंग अलग चीज़ है, फाइनेंस अलग चीज़ है। सही है। और ये फाइनेंस और मार्केटिंग अगर आपने कनेक्ट नहीं करी बिजनेस के अंदर तो बिजनेस का सक्सेस का चांस कम है। सही। बहुत ज़बरदस्त चीज़ें आपने फैक्ट्स एंड फिगर्स रखे सामने। आई होप के लोग कुछ सीखें इन बातों से, आई होप के लोग इंस्पायर हो। मैंने तो बहुत कुछ सीखा है। सही है। और मुझे सबसे ज़्यादा जो बात आपकी अच्छी लगी कि आप खुद जिस चीज़ में मुतमईन है ना, आप वो करें, दूसरे कुछ भी कह रहे हो, हाँ। आप अपने ऊपर ट्रस्ट करें। ट्रस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो मुझे सबसे अब तक अच्छी लगी बात। दुआ ज़रूर करें, वो भी ज़रूरी है। बिल्कुल, दुआ तो बिल्कुल। लोग मुझसे बोलते हैं कि यार ये सब कुछ तो ठीक है, लेकिन लकी होना भी तो होता है, अल्लाह मियाँ की रज़ा भी तो होती है। तो मैंने कहा वो तो सब करना है ना, लकी होने के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना, बाहर निकलोगे तो लकी होगे ना। दुआ तो करना है। और दुआ करनी है तो दुआ पूरी होने के लिए भी तो घर से बाहर निकलोगे तो दुआ पूरी होने का चांस होगा ना। अल्लाह मियाँ तो बैठा हुआ है वहाँ पे आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी लेके, लेकिन आप सो रहे हो बिस्तर में, देख ही नहीं रहा। अल्लाह मियाँ आपकी दुआ कबूल करेगा कैसे? सही। वो तो चाह रहा है कि भाई बाहर आ जाए, मैंने तेरी को दुआ मान ली, लेकिन आके जरा 10 इंटरव्यू ले, उसमें से एक जॉब रेडी करके रखी है मैंने, वो 10 इंटरव्यू पे ही नहीं जाएगा तो कहाँ से दुआ पूरी करेगा अल्लाह मियाँ? निकलना तो पड़ेगा ना। हाँ, तो ये आम तौर पे इस डिस्कशन में ये दो बातें लक और दुआ वाली आ जाती है। इस वाले में मिस हो गई थी तो मैंने एंड में डाल दी ये बात कि ये भी होता है और ज़रूरी है, लेकिन इन सब चीज़ों के लिए निकलना, काम करना ज़रूरी है। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत मज़ा आया सर, बहुत ज़बरदस्त बातें की आपने और बहुत कुछ जो है मुझे सीखने को मिला। थैंक यू वेरी मच। और उम्मीद करता हूँ कि जो देख रहे हैं उनको भी सीखने के लिए मिला होगा काफ़ी कुछ। और इस शो, आज की इस एपिसोड को जो है वो अख्तिताम पर लेके जाते हैं इस बात के साथ कि अगर आप सबकी खुशी की बहुत ज़्यादा परवाह करेंगे ना तो चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप खुद दुखी हो जाए। इसलिए अपनी खुशी का भी ख्याल रखें, दूसरों के साथ साथ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में। अल्लाह हाफ़िज़।